नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज से हम बिहार स्टेट के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं और यह जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है और आज है पहला प्रैक्टिस सेट। तो साथियों, अगर आप भी बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न कि बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए कि बोलोमीटर इसका उपयोग किसके मापन के लिए करते हैं। तो ऊष्मा विकिरण के लिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, जो बोलोमीटर है इसका उपयोग ऊष्मा विकिरण एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण के माप में किया जाता है। इसमें होता क्या है कि धातु की एक पतली अवशोषक पट्टी लगी रहती है। अगला प्रश्न है कि समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण होता है। किसके कारण साथियों? समुद्र की जो विभिन्न सतहों में तापांतर है इसी के कारण होता है। तो जो महासागरों की पृष्ठ का जल वो सूर्य के द्वारा गर्म हो जाता है और उसी समय इनकी गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। मतलब जो महासागरों में जो जल होता है तो ऊपर का जल सूर्य की ऊष्मा द्वारा गर्म हो जाता है, किंतु जो एकदम नीचे का जल है वो उतना गर्म नहीं हो पाता, अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। तो इन दोनों जलों के ताप के अंतर का उपयोग समुद्री तापीय ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत क्या है। बताइए कि वो कौन सा स्रोत है जो कि प्रदूषण मुक्त है। तो सौर ऊर्जा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों, सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा यह प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का एक स्रोत है। और सौर ऊर्जा क्या है? तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जो सूर्य से ऊर्जा हमें मिलती है वही सौर ऊर्जा है। तो आजकल सरकार द्वारा भी सौर ऊर्जा के उपयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है, जो कि एक प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। इसीलिए आजकल सौर ऊर्जा के प्रयोग पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है। तो साथियों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोजन। तो ऊर्जा के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन को स्वीकारा जाता है। क्यों? क्योंकि यह इको फ्रेंडली होने के साथ साथ प्रदूषण को भी कम करने में सहायक है। नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण लगता है जब। तो साथियों, सूर्य ग्रहण किस स्थिति में लगता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है कि एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है, यानी कहां पे स्थित होता है एक सिलेंडर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र। तो साथियों, सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर, कहां पे? मध्य बिंदु यानी बीचों बीच स्थित होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वो कौन था। तो चांद पर अपना पहला कदम रखने वाला मनुष्य कौन था साथियों? तो वो था नील आर्मस्ट्रांग। सभी लोग जानते होंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो यह एक अमेरिकी खगोल यात्री था नील आर्मस्ट्रांग और चंद्रमा पर कदम रखने वाला यह पहला व्यक्ति था। और नासा का एक मिशन था अपोलो 11, उसी के तहत यह चांद पर गया था। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। तो कौन सा विकिरण है? तो इंफ्रारेड है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो अवरक्त किरणें भी इसे कहते हैं, या इंफ्रारेड कहें या अवरक्त किरण कहें। तो ये वह विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है जिसका तरंग दैर्ध्य प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा हो एवं सूक्ष्म तरंग से कम होता है। इसका उपयोग साथियों मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। तो बताइए क्या नाम है। तो रुद्रम नाम है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रम। तो डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा तट के करीब व्हीलर द्वीप से भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो बताइए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी आर्विड कार्लसन को।
तो पार्किंसन जो बीमारी है यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक विकार है, एक बीमारी है जो कि शरीर में के अंगों में कपकपी पैदा करती है और अक्सर ये जो बीमारी है साथियों ये एक हाथ में कंपन के साथ प्रारंभ होती है। तो इस बीमारी के उपचार के लिए स्वीडिश वैज्ञानिक आर्विड कार्लसन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिकतम होता है? तो बताइए किसका गलनांक अधिकतम होता है? तो दिए गए विकल्पों में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिलिकॉन का। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक क्या है कि वो तापमान होता है जिस पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, तो वही उसका गलनांक होता है। तो इसमें सबसे अधिक जो गलनांक है वो है सिलिकॉन का। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में आता है? तो जो प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए हम कांच का प्रयोग करते हैं वो है पायरेक्स कांच। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है और इसे बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसका जो अन्य नाम है वो है बोरोसिलिकेट कांच। आगे है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ क्या है? तो बताइए सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टील। साथियों दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक प्रत्यास्थ स्टील है। अगला प्रश्न है कि रिक्टर स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने में किया जाता है? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो रिक्टर स्केल जो इसका प्रयोग है भूकंप की तीव्रता मापने में करते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और सिस्मोग्राफ है भूकंप मापी यंत्र, इसके बारे में भी जानते रहिएगा। तो रिक्टर स्केल यह जो इसका प्रयोग है वो किसको मापने में करते हैं? तो भूकंप को। नेक्स्ट है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो क्या होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इस सदी की शुरुआत में जो हवाई जहाज का आविष्कार है वो राइट ब्रदर्स द्वारा किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट ब्रदर्स। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो गैस कौन सा है? तो वायुमंडल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा और जानते भी होंगे कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। कौन सी गैस है साथियों? नाइट्रोजन गैस है जो कि हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और कितना है? तो 78.08% के लगभग में नाइट्रोजन गैस है जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में है। नेक्स्ट है कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है कि घटता है कि स्थिर रहता है, क्या होता है? तो साथियों कम हो जाता है। क्या हो जाता है? जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व भी कम हो जाता है। वहीं अगर पानी जब ठंडा किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो साथियों याद रखिएगा पानी जमने पर घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व जो है वो कम हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन दूसरे में क्षारीय विलयन। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो बताइए जो लाल लिटमस है वो नीला हो जाएगा, किसमें होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्षार में। साथियों क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। याद रखिएगा लाल लिटमस को नीला करता है क्षार। वहीं अम्ल क्या करता है? तो अम्ल जो है इसी का ठीक विपरीत यानी कि नीला लिटमस है उसको क्या कर देता है? लाल कर देता है। याद रखिएगा। और साथियों इसको एक ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं, तो वो ट्रिक है अनिल। अनिल एक नाम है जो इस ट्रिक के माध्यम से आप हमेशा इसे याद रख सकते हैं, कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अ से अम्ल हो गया। अम्ल करता क्या है? नी से नीले लिटमस को ल से लाल में बदल देता है। तो साथियों याद रखिएगा अनिल से अम्ल, नीले से लाल में। वही जो क्षार है वो लाल लिटमस को नीला करता है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो बताइए किसके समान होती है? तो सिरके के समान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक अम्ल की गंध सिरका के समान होती है। और एसिटिक जो अम्ल है यह अनेक फलों के रस में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। विशेष रूप से कहाँ पाया जाता है? तो सिरके में। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल ही पाया जाता है। नेक्स्ट है कि किसी सिलाई मशीन की जो सुई है उसकी गति होती है। तो जो सिलाई मशीन में आप सुई को देखते हैं उसकी गति कैसी है? तो आवर्ती गति है। कैसी है साथियों? आवर्ती गति है। यानी सुई क्या होता है? एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे
इस प्रकार से चलता रहता है और नियमित अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। तो अतः इसे कौन सी गति कहेंगे? तो आवर्ती यानी आवधिक दोलन गति होता है। आगे है कि गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों संघनन कहते हैं। क्या कहेंगे? संघनन कहते हैं। तो संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस उष्मा को निष्कासित करके द्रव अथवा ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। आगे है कि कपूर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो बताइए किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी ऊर्ध्वपातन, जिसे सब्लिमेशन भी कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन वह विधि है जिसके द्वारा कपूर शुद्ध किया जाता है। और ऊर्ध्वपातन होता क्या है? जिसमें ठोस को गर्म किए जाने पर वो द्रव अवस्था में आने के बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है। याद रखिएगा, कोई ठोस है उसको गर्म करते हैं तो द्रव में न बदलकर सीधे वाष्प यानी कि गैस अवस्था में बदल जाए, तो यही है ऊर्ध्वपातन विधि। और वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो दोबारा से यह ठोस में बन जाएगा। तो कपूर को इसी प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है। और कपूर है, कपूर के साथ साथ साथियों शुष्क बर्फ है, नैप्थेलीन भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि गैल्वेनाइजेशन होता है। बताइए ये क्या होता है? तो लोहे पर जस्ते का निक्षेप होता है। तो आइए समझते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन यानी कि जस्तीकरण हिंदी में से कहते हैं। तो यह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा लौह धातु पर यानी कि लोहे पर जस्ते को लगा दिया जाता है, लेपित कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जंग लगने से उसे बचाया जा सके, इसीलिए इसका लेपन किया जाता है। आगे कि लौह पात्र को यानी लोहे को गैल्वेनाइज यानी परत जो चढ़ाते हैं, तो इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? किसकी परत चढ़ाते हैं? तो जस्ते की। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। लोहा जो है इसके बने बर्तन जो है उनको संक्षारण से बचाने के लिए यानी जंग लगने से बचाने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, और इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।